अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की, जो इंग्लैंड में भी गुज़िश्ता वक्तों में खेली गई। 3 टेस्ट मैच खेले गए सीरीज के अंदर। अगर टेस्ट मैचेस की बात करें, पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में और दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में खेला गया। इस बात का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ये सीरीज कोविड के जो दुनिया में चेंजेस आए उसके बाद पहली टेस्ट सीरीज थी जो पाकिस्तान ने खेली। एक बहुत ही मुश्किल इन्वायरमेंट में ये सीरीज खेली गई। बायोसिक्योर बबल के अंदर प्लेयर्स रहे मुस्तकिल तौर पे कुछ महीने, और जो यूजुअल सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें अमूमन क्रिकेट खेली जाती है, ये वो वक्त नहीं थे। इंग्लैंड इस सीरीज से पहले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ खेलती भी आ रही थी, तो ये कहा जा सकता है कि वो फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्म के अंदर थे। पाकिस्तान ने जो है वो जो एक रिवायती जो सीरीज से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, वो नहीं हो सकी, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप मैचेस होते हैं और काउंटी से क्रिकेट खेली जाती है। पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया मैनचेस्टर के अंदर। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की। इस जो आखिरी इनिंग थी इस टेस्ट मैच की, उसमें इंग्लैंड को हदफ मिला था 277 रन का, जिसको उन्होंने बना लिया और उनको फतह मिली। इस टेस्ट मैच के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो शान मसूद हैं, उन्होंने 150 रन किए थे पहली टेस्ट इनिंग्स के अंदर। और बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो है एक दो शादाब पे कुछ अच्छा स्कोर था, बाबर आजम का अच्छा स्कोर था। लेकिन इसके अलावा कोई पूरे टेस्ट मैच में इसके अलावा कोई बैटिंग के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी हमारी तरफ से। यासिर शाह ने 8 विकेटें ली, 4 विकेटें ली उन्होंने दोनों इनिंग्स के अंदर। आखिरी इनिंग्स के अंदर वोक्स और बटलर ने जो है वो अच्छा स्कोर किया और इंग्लैंड को जीत दिलवाई। दूसरा टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला गया, सॉरी साउथहैम्पटन में खेला गया, वो बारिश की नजर हो गया। सिर्फ 135 ओवर्स हो सके पूरे मैच के अंदर। कहा जा सकता है कि तकरीबन 1.5 दिन का खेल हुआ 5 दिन में से। फवाद आलम को अच्छा मौका दिया गया था इस मैच के अंदर, हालांकि वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। रिजवान ने अच्छा स्कोर किया और अच्छी कीपिंग की इस मैच के अंदर, और वो डिजर्व करते हैं एक मेंशन। जो तीसरा टेस्ट मैच था जो फिर खेला गया साउथहैम्पटन के अंदर, ये मैच भी ड्रॉ हो गया। इसके अंदर भी बारिश ने मुतासर किया खेल को काफी ज्यादा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 600 रन स्कोर किए और जैक क्रॉली ने जो 250 रन बनाए थे, जिसमें से पाकिस्तान को इस मैच के अंदर फॉलो ऑन हो गया था। पहली इनिंग में सिर्फ 273 रन किए पाकिस्तान ने, जिसमें से अजहर अली ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया 141 रन के साथ। और दूसरी इनिंग पाकिस्तान ने बैट आउट किया पूरी मैच को। और इस तरह एक टेस्ट डिफीट से तो पाकिस्तान ने बचा लिया अपने आप को, लेकिन टेस्ट सीरीज पाकिस्तान फिर भी हार गया। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए मौजूद है हमजा, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, यहाँ इंग्लैंड में काम करते हैं, डॉक्टर इन ट्रेनिंग है यहाँ पे। और मेरे साथ मौजूद हैं साद। साद मेरे साथ कराची में मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर थे। ये भी मेरे साथ इन्होंने डॉक्टरी की तालीम हासिल की। तो हम बात करते हैं इस पे, शुरू करते हैं पहले टेस्ट मैच से। तो साद, आप क्या क्या कहना है पहले टेस्ट मैच पे, क्या कमेंट आपका? पहला टेस्ट मैच आई थिंक इट वाज अ गुड वन। और कंसिडरिंग के पाकिस्तान ऑब्वियसली पोस्ट कोविड लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, तो आई थिंक इट वाज अ गुड शो पुट अप। लूप होल्स पे बात तो चले नहीं करते, लेकिन इन द एंड आई थिंक जो लास्ट सेशन था, मैं बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने लास्ट सेशन की वजह से पहला टेस्ट हारा, लेकिन आप ये देखें यही वोक्स है। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का वनडे हुआ, उसमें वोक्स ने फिर एडिशनल 50 क्रूशल की पार्टनरशिप करी, जिसमें रशीद ने भी जो है वो T20 ओडीआईज में कंट्रीब्यूट करा। तो ऐसा नहीं है कि अजहर अली की कैप्टनसी खराब है, वो ठीक है, इफ्स एंड बट्स हैं उन पे, लेकिन आई थिंक वोक्स इज डेवलपिंग एज अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर एंड ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर नाउ। तो जो आखिरी पार्टनरशिप लगी है लास्ट डे पे बटलर और वोक्स की, इट वाजंट अ फ्लूक और इट वाजंट मिसमैनेजमेंट फ्रॉम द कैप्टनसी साइड अजहर अली की तरफ से। इट वाज शेयर गुड बैटिंग, आई वुड से गुड पार्टनरशिप, और अच्छी क्रिकेट खेली गई। और ये होता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर देते हैं जो गलत है, आई थिंक। तो ये सीन है। अच्छा हमजा, आप क्या कहना है पहले टेस्ट मैच के ऊपर? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है वो। अब ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, काफी अरसे से रेगुलर पार्ट है T20s, ODIs और इवन टेस्ट में। और ये नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड में, ही परफॉर्म वेरी वेल आउटसाइड इंग्लैंड एज वेल। तो वो उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी की कोई बात नहीं है कि जी उस पर कोई कंसर्न है कि वो इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं था और हम शायद आउट नहीं कर पाए। और बात ये जो जिस पे मुझे उस पूरी इनिंग्स में हमारी कैप्टेंसी और बॉलिंग पे जो अफसोस है वो ये है कि उस टेस्ट में पूरा
टाइम बॉल पर मूव कर रही थी, so there was enough for ballers. और उन you have to give them credit. बटलर went haywire. उसको यही समझ आया कि मैं सरवाइव तो कर नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे याद है कि कोहली पॉप आउट हुआ था, बॉल उसकी थी हमारे जो यंगस्टर है, और वो बॉल इधर से ऊपर हुई, उठ गई और ही कुडंट प्ले। तो उसके बाद मेरे ख्याल में बटलर आया और उसकी पहले ये दूसरी बॉल से ही उसने रिवर्स स्वीप करनी शुरू कर दी। वो हर बॉल स्वीप करने की कोशिश कर रहा था और आपके यासिर शाह को रिवर्स स्वीप कर रहा था। उन्होंने काउंटर अटैक क्रिकेट की, दोनों ने खेली और दे टुक द गेम अवे। अब उसमें ये होता है कि जब आपसे जब कोई काउंटर अटैक कर रहा है तो आपने क्या उसका ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि जी ये गलती करेंगे। मेरे ख्याल में वहां पे हम गलत रहे थोड़ा सा। हमें भी 2-4 के थोड़ा सा ऑफेंसिव जाना था, क्योंकि गलती तब ज्यादा करने के चांसेस बढ़ेंगे जब आप अटैक करेंगे। जब आप उनको गलती करने का देख रहे वेट करेंगे कि गलती करेंगे, तो कभी कभी वो नहीं भी गलती होगी, और दिस इज वेयर वी लॉस्ट। और उसमें अनदर थिंग, जो जैक क्रॉली वाली इनिंग्स भी थी मेरे ख्याल में, जो उसने 260 समथिंग किया, और इस वाली इनिंग्स में भी जब आपने 4-5 आउट कर लिए थे, we weren't bowling enough short balls. तो वही बात है कि हमारा अटैकिंग माइंडसेट ही नहीं था। बॉलर को आप एक फील्ड देके कहते हैं कि जी आपने ये उसकी मतलब रिब्स पे बॉल करनी है, एक आप साथ लेग साइड पे एक फील्डर पीछे ले लें, एक आगे ले लें, और उसको कहें कि इधर ही करो बॉल। आप यू आर ऑल ओवर द प्लेस, which obviously showed your inexperience कि आप inexperienced हैं, which is understandable. लेकिन दुख ज्यादा इन मैचेस का तब होता है जब आप you had it in आप जिसका कहते हैं ना कि हमने जीता हुआ मैच, गिफ्ट एक तरह से किया। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, कोई शक नहीं, लेकिन आपने बहुत सारी गलतियां की जो शायद आप थोड़ी सी अटैकिंग कैप्टेंसी के साथ कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे उसमें। फिर लेकिन इसमें मैं दो बात जी बोले। मुझे एक और दूसरा मुझे ये है कि चलो कैप्टन का शायद कोई और माइंडसेट था उस टाइम, लेकिन आपके पास पूरा कोचिंग स्टाफ भी होता है, तो ये चीज मुझे इस चीज को हम टच करते हैं। पहले साथ क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें 2 पॉइंट है बेसिकली, कि एक पॉइंट तो ये तो हमेशा से एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट व्यूअर हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये सिर्फ अजहर अली नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अजहर अली को फेवर कर रहा हूँ, एक जनरल मैं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कैप्टन्स का मैंने बड़े अरसे से देखा है, जब से हमने बड़े हुए कि होश संभाले कि भाई कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं होते ऑन द फील्ड एज कैप्टन्स, कि डिसीजन एमएसडी है, एमएस धोनी है, वो डिसीजन मेकिंग होता है, बॉलर से आके बात भी करता है। हम लेड बैक अप्रोच है हमारी, जो हमजा भाई कह रहे हैं कि अगर कोई आपको काउंटर अटैक कर रहा है तो आप उसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कि हाउ टू काउंटर हिज अटैक। तो वो बात बिल्कुल सही है कि हम लोग बहुत लेड बैक हैं, खुद से गलती कर लें वगैरह, वो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत गलत है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो प्लेयर्स हैं उसको इंग्लैंड के, अब उसमें वनडे की जो बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे था इंग्लैंड का, 117 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, मैक्सवेल और वो खड़े हुए थे कैरी, दोनों ने सेंचुरी स्कोर करी और ऑस्ट्रेलिया को 302 चेस करने थे। वो भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी थी। मैक्सवेल और कैरी अलग लेवल के प्लेयर हैं वोक्स इन कंपेयर टू वोक्स, लेकिन फिर भी आई थिंक ओवन मॉर्गन बीइंग द बेस्ट ओडीआई कैप्टन करंटली इन द सर्किट, जो वो भी जब डिफेंड नहीं कर पाए तो इट मींस के आई थिंक है मतलब क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, तो जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इस बारे में कोई शक नहीं है कि जब कोई भी आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं, हमने मुतादिद दफा ऐसा देखा है कि विकेटें जल्दी गिर गई और फिर 2 बैट्समैन खड़े होकर उन्होंने अच्छा स्कोर किया। लेकिन ऐसा बॉलिंग टीम जो आप देखते हैं तो आपके पास वो चांस है कि मतलब यू हैव द टीम अंडर प्रेशर और आप अपना पैडल पे फुल पैर रख के आप अपना पूरा अटैक करें। मेरा ख्याल है हमजा की बात से मैं एग्री करूंगा। जब हम उस वक्त मैच देख रहे थे, इनफैक्ट मैं और हमजा साथ ही मैच देख रहे थे, तो हम लोग उस वक्त ये देख रहे थे कि वो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। वो उनके जो बैट्समैन हैं वो रिवर्स स्वीप मार रहे थे टेस्ट मैचेस के अंदर, और उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़ा लिया था उस वक्त। और उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान की टीम के अंदर लीडर्स की कमी है ऑन द फील्ड, कैप्टनसी बहुत मिसिंग थी। मेरा ख्याल है इस पर हमें एक अलग एपिसोड करनी चाहिए कि पाकिस्तान that is true. That is very true, but that is very true कि this is not new. अच्छा इस पे मेरा ख्याल है हम एक और चीज साथ ने मेंशन की कि एमएसडी का जिक्र किया। एमएसडी की क्वालिटी ये है कि ही इज अ वेरी गुड गेम रीडर।
अब मजे की बात उसमें उस पूरी हाँ पूरी पूरी गेम में क्या हो रही थी, आप अगर आप याद हो जैस्मिन के हम साथ देख रहे थे, हम अजहर अली वेट कर रहे थे कि जी 80 ओवर्स होंगे, पहले पार्टनरशिप थोड़ी चली गई, उसने कहा कि और हाँ फिर तो हम नया बॉल बॉल आएगा। चेंज कर, नया बॉल आएगा और हाँ, हम विकेट्स ले हम्म, लेंगे, और इन्हें विकेट्स ले भी ली 2-3 आई थिंक, मेरे ख्याल में शायद हम्म, हाँ, बटलर आउट हो गया बाद में जब नया बॉल हाँ, आया, उसके बाद हम्म, वो भी आउट हो गया था, ऑल्दो यासिर शाह ने शायद विकेट्स ली थी, उसके बाद स्टुअर्ट यासिर ब्रॉड भी शाह ने आउट हो आउट गया, किया था। लेकिन अब उनकी गेम रीडिंग हमसे बहुत बेहतर थी क्योंकि उनको पता था कि जब नई बॉल आएगी तो हमारे जो बिल्कुल। शाहीन और हमारे वो है अपना हमारे फास्ट बॉलर्स विल कम बैक इनटू। अब्बास अब्बास। अब तो उनने उन दे मेड श्योर कि नए बॉल आने तक 15 या 20 हम्म, रन रह जाएं, हाँ, तो उनने उसको वो एज अ वनडे बिल्कुल लिया, उन्हें पता था कि हाँ। बिल्कुल आप बिल्कुल, हाँ सरवाइव कर बिल्कुल नहीं तो तो मैं सकते। हाँ। एक चीज हम्म, बताऊं, एक पॉइंट बताऊं जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज का जो हार की वजह है, आई थिंक वो है, डिस्करेज नहीं कर रही किसी को, लेकिन नसीम शाह की सिलेक्शन, गिविंग हिम अ परसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा एक मानना है, आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप रगड़ा दो, आपका प्लेयर पीएसएल में आता है, 2 अच्छे स्पेल करवाएगा और आप हम्म, उसको टीम में इंडक्ट कर ले तो हम्म, क्यों? हम्म, आप हम्म, अगर प्लेयर साइड कर रहे हो कि ही इज अ टैलेंटेड ब्लोक, तो आप हम्म, उसको फिर डोमेस्टिक में करो, उस पर नजर रखो, जहां हर मुल्क हम्म, में होता है। हमारे यहाँ करते हैं, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया भाई, टीम में ले आओ, टीम में 10 मैच खिलाए, अगर 50-50 परफॉर्मेंस हुई, आपने उसको बाहर निकाल दिया, फिर आप उसका नाम नहीं सुनते। एक अजीब सी स्ट्रेटेजी है, मतलब हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक प्रॉपर नहीं काम करता। आपने प्लेयर साइड कर लिया डोमेस्टिक लीग में, देन आप उसको फर्स्ट क्लास खिलाओ, उसको मॉनिटर करो, उसको एनसीए में लेकर आओ, आप उस पर स्पेशल नजर रखो। इफ अगर आपको लगता है इज अ स्पेशल टैलेंट, तो फिर आप उसको उसी तरह ट्रीट करो, लेकिन डू नॉट ब्रिंग इन डायरेक्टली। ठीक है, आप उसको एक प्रोडक्ट बनाओ, फिर टीम में लेकर आओ। हमारे यहाँ अजीब सा हिसाब किताब है। आप नसीम शाह, किसी को उसके टैलेंट से डिनायल नहीं है, लेकिन मसला क्या है, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत यंग है इतनी पेस पे, तो वो जो स्पेल करवाता है बहुत इरेटिक होते हैं। यानी कि आपने उसकी बॉलिंग देखी है तो 2 कंट्रोल बॉलें लाइन पे करवाएगा, 4 बॉलें बाहर आउटसाइड ऑफ, इस पर चौके पड़ेंगे उसके। कंसिस्टेंसी की कमी है। हाँ, क्योंकि यंग बहुत है, इतनी पेस हम्म, पर फर्निश्ड प्रोडक्ट नहीं है आपका ना, तो अब ये इस पे तो होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन मेरा जो बनता है वो ये है कि हमारा क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन का, जो अभी पिछले 2-3 साल से नजर आ रहा है वो ये है हाँ मेरे ख्याल से, हाँ कि अगर आप 150 हाँ, 145 टच कर जाएंगे तो शायद आप नेशनल टीम में आ जाते हैं, पीएसएल में आप 145 हम्म, करें और नेशनल टीम में आ जाए। आपके पास हम्म, हसनैन एग्जांपल है, आपके पास मूसा एग्जांपल है, आपके पास ये हम्म, हारिस रऊफ। नहीं, हारिस रऊफ एग्जांपल है, ये जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं 17 ईयर ओल्ड जो है हमारा नसीम शाह। नसीम शाह, ये एग्जांपल है। या नसीम शाह। अब इससे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये लोग ठीक है, ये शायद T20 में 4 ओवर होते हैं, वो गुजारा चल भी जाता है, लेकिन टेस्ट में आपको आपका इतना अहमियत नहीं प्रॉपर रखता। प्रॉपर आप टेस्ट होते हैं, और वो फिर उसके लिए आपको बास जैसे लोग चाहिए। और इस हमारी थिंकिंग से या माइंडसेट से ये हो रहा है कि बास जैसे लोग वो है डिस्करेज हो रहे हैं। अब आई एम प्रीटी श्योर मैं अगर कोई 135 का बॉलर हूँ, मेरी बेशक बहुत बॉल बहुत अच्छी मूव करती है, मैं बहुत टीम में बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन जब सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होगा तो मैं तो डिस्करेज ही हूँ ना, मैं तो ये कहूँगा कि यार ये तो मेरा चांस ही कोई नहीं है जब तक अगर मैं 145 नहीं करूंगा। हाँ बेशक आप कोई खास आप स्विंग ना हो, कुछ ना हो, लेकिन बस पेस, सिर्फ पेस के साथ कंट्रोल और 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 ऑब्वियसली मूवमेंट, दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए। और फिर उसको ऑब्वियसली पॉलिश करें। आप 17 साल कौन सी उम्र है, 2-3 साल उसको करें पॉलिश, एटलीस्ट उसको खुद हाँ एग्जैक्टली। देखें। नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के, मेरा ख्याल है इस पे भी एक प्रॉपर हम एक डिफरेंट एपिसोड करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया का निजाम देखें तो वहां पे जो क्रिकेटर जो ब्रेक करते हैं टीम के अंदर, वो यूजुअली मिड लेट 20s में होते हैं, क्योंकि वो इतना अरसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे होते हैं। बाय द टाइम वो रेडी होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनके पास भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस, मतलब तजुर्बा होता है। लेकिन हाँ पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल रिसेंट, पिछले कुछ सालों में, गुज़िश्ता सालों में ऐसा ही रहा है कि आपने पीएसएल में परफॉर्म किया, आपने तेज बॉलिंग की, आपने 4 ओवर में अच्छी बॉलिंग की और आपको नेशनल टीम से कॉल आ गई, जो कि अब गलत है मेरे नजर मैं में। आपको गलत है, मतलब डोमेस्टिक में आपको फर्निश किया जाता है। हम्म, अब आप एक्सपोज हो गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप मूसा को लेके गए, शाहीन शाह को लेके गए, और वो हम्म, कौन था, हम्म, नसीम शाह, तीनों वहां पे हम्म, आपको था कि जी पता नहीं हम क्या कर लेंगे, ये तो बहुत तेज है, ये वो हम्म, कुछ भी नहीं। हम्म, हम्म, कंट्रोल हम्म, सामने नजर आ रहा था कि कंट्रोल की गेम है सारी। हम्म, और आपने बास को अच्छा मेरे ख्याल में मूस, हम्म, बिठा दिया था, बास डिडंट प्ले हाँ, टेस्ट मैच हम्म, इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा, हम इसमें वापस चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी, पहले टेस्ट मैच के वो जो आखिरी का जो सेशन था, जिसमें बकौल आखिर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मिसबा और अजहर अली ने कहा कि हम वो एक सेशन में 1 डेढ़ 2 घंटे के गेम की वजह से हम
मैच हारे और अल्टीमेटली हम सीरीज हारे। अगर हम उस 1-1.5 घंटे की तरफ चलें तो हम तीनों बात पे मुत्तफिक हैं कि उस वक्त एक प्रोएक्टिव कप्तान की कमी महसूस हुई, कि पिच पे चीजों को लीड करता था, चीजों को कंट्रोल करता था, उस चीज की कमी महसूस हुई। लेकिन आप दोनों का इस बात पे क्या कहना है कि अगर ऑन द फील्ड टीम पैनिक कर रही है, और इस बात का मिसबा ने एतराफ किया, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मिसबा ने एतराफ किया कि टीम पैनिक कर गई थी उस वक्त के अंदर। अगर ऑन द फील्ड वो जो 11 लड़के जो खेल रहे हैं वो पैनिक कर रहे हैं, आपके पास इतना स्टार स्टडेड कोचिंग स्टाफ है जिसमें मिसबा है, यूनुस हैं, और वकार मिसबा, यूनुस और हमारे यूनुस खान तीनों मौजूद हैं। तो अगर ये तीनों मौजूद थे तो आपको ये क्यों लगता है कि मुश्ताक अहमद भी तो किसी लड़के को पानी 12th मैन को भेजें पानी के साथ या किसी और चीज के साथ, और जो अपना प्लान है वो प्लान उन्हें बताएं, तो आपके ख्याल से ये क्यों नहीं हो सका? मिसबा हमें यूं करते हुए और सर पकड़ते हुए और अपना पसीना पोंछते हुए तो बहुत नजर आए, लेकिन आपके ख्याल से क्या वजह है कि वो चीज फील्ड पर ट्रांसलेट नहीं हो सकी? मिसबा का ये शुरू से ही रहा है। मिसबा खुद अपने दौर में उनको क्रेडिट दिया जाता था। मिसबा की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी एज ए कैप्टन फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली वहाँ पे जो पाकिस्तान के स्कैंडल्स हो रहे थे, मोहम्मद आमिर वगैरह के जो करप्शन के हवाले से, मैच फिक्सिंग, उसको आके मिसबा बेसिकली हैड बीन अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। उसने टीम को कोलिस किया, यूनाइट किया और एक फर्म पोजीशन पे लेकर आया टेस्ट पे नंबर, तो वो मिसबा को क्रेडिट जाता है। लेकिन मिसबा हैज नेवर बीन एन एग्रेसिव कैप्टन। आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स देख ले, शोएब अख्तर वगैरह, वो तो खुल के बोलता है शोएब अख्तर तो खुल के बोलता है कि भाई मतलब दिलेर बंदा नहीं है। तो जब आप एक ऐसे बंदे को जो खुद अपने करियर में एक बहुत सबड्यूड कैप्टन रहा है, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही है, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप वकार यूनुस को देख लो, जो सपोर्टिंग स्टाफ में वकार यूनुस का भी कोई रिकॉर्ड इतना बेहतरीन नहीं है। वकार यूनुस के अलग इशूज थे कि वो स्टारडम इशू है, एज अ कोच स्टारडम इशू है, वो प्लेयर से उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक और फिर पाकिस्तान का जो ट्रेंड है, यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स है कि भाई कोई किसी के मामले में इतना बोलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलेगा तो फिर जो अपने काम से भी उसको उसके खिलाफ भी बातों, लॉबिंग सिस्टम कितना है हमारे सिस्टम में, तो ये है मामला। तो अब मिसबा के मामला में मुझे नहीं लगता कोई इतना टांग अड़ाता होगा, और मिसबा खुद बीइंग अ वेरी सबड्यूड एंड डिफेंसिव कैप्टन, तो वो क्या अजहर अली को लीड करेंगे? ये अजहर अली अगर आपके ये हमारे किसी और के हाथ में होता है या शोएब अख्तर के हाथ में होता, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। शोएब अख्तर भी हमेशा कहते हैं भाई मुझे दो, मैं तुम्हें लड़ा के दिखाऊंगा, तो वो है ना। लेकिन शोएब अख्तर की बात है, ये इस पे भी देन अगेन इस पे एक अलग डिस्कशन बनता है। ये शोएब अख्तर के बारे में हम अलग बात करेंगे। इमरान खान को देख लिया, उनके कॉल और फेल में बहुत तजाद है। मैं बस ये कह, जब शाहज आप इमरान, मैं ये बात सुन रहा था एक मिनट रुके जी, हमजा भाई बोले। मैं आपकी ये बात सुन रहा था जब आप कह रहे थे कि मिसबा खुद एक बहुत सबड्यूड कैप्टन थे, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने क्या एक्सपेक्ट करना था? हमने तो उनसे आगे दो हाथ ऊपर अजहर अली रखा है, जो कि बिल्कुल अजहर अली तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारी डिसीजन मेकिंग वही बात ना। मिसबा के ऊपर कौन है? पीसीबी है। पीसीबी खुद एक जो है इरेशनल डिसीजन मेकिंग करता है, तो हम किसको ब्लेम करें? हम किसको पकड़े? आप बताओ ना, हम किसको पकड़े? तो हम तो क्या ये कहना जायज होगा फिर कि अगर मिसबा भी उस वक्त फील्ड में मौजूद होते जो उस वक्त हो रहा था, तो भी डिसीजन, तो भी जो आउटकम था, जो आखिरी जो अल्टीमेटली हुआ, जो वो वैसा ही होता? मतलब इंग्लैंड को फतह मिलती अगर मिसबा भी टीम के अंदर खेल रहे होते? मोस्ट लाइकली कैप्टन होते ना, तो मोस्ट लाइकली हाँ, शायद इससे भी ज्यादा बुरी डिफीट होती है आपकी अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे देखते हो? पूरी सीरीज के अंदर अगर हम बैटिंग की बात करें तो पूरी सीरीज में जो स्कोर किए हमारे बैट्समैन ने, जो हम कुछ इनिंग्स का जिक्र करते हैं, शान मसूद ने 150 किया था पहली इनिंग में। हम इस बारे में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो भी 3 चांसेस वाली इनिंग थी। वो एक्चुअली तो 150 नहीं थे, उनको 50 से भी पहले आउट हो जाना चाहिए था। उनका स्टंप मिस हुआ, फिर 2 दफा स्लिप में उनका कैच छूटा। इसके अलावा बाबर आजम ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में कुछ 60-70 रन किए थे। ये भी बड़े मजे की बात है कि बाबर आजम जब पहले दिन का अख्तिताम हुआ, पहले टेस्ट मैच का पहला दिन का अख्तिताम हुआ, तो बाबर आजम कोई 60 रन के आसपास खेल लेते। 59 मैच खत्म हुआ, सारे पंडित आके सारे बैठे टीवी पे और सबने बोला यार ये तो कोहली के लेवल का बैट्समैन है, और ये तो आज तक तो ऐसा बैट्समैन आया ही नहीं है, और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। और अगले दिन पहले सेशन के पहले कुछ चंद ओवरों के अंदर उनकी विकेट गिर जाती है, वो आउट हो जाते हैं। भारत इसमें अगर और देखें तो रिजवान की 2 इनिंग्स हैं जो अच्छी इनिंग्स रिजवान ने खेली हैं। एक दफा उन्होंने कुछ 70 और रन किए थे, उसके अलावा उन्होंने 50 भी की। क्वाइट सरप्राइजिंगली यासिर शाह ने एक दफा 30 और एक दफा 20 रन बनाए। और पहले और आखिरी टेस्ट मैच की जो इनिंग थी आखिरी वाली,
उसमें फिर बाबर आजम ने जो है कोई 63 रन बनाए थे। तो आप लास्ट में हमसे एक कैसे बात देखते कहूँ हो? हाँ साद, आप बताओ कैसे देखते हो उस पूरी पाकिस्तान की यार, बैटिंग को देखो सीरीज के अंदर? आपकी टीम जो हारी है ना, आपकी टीम का ओवर द ईयर्स, चाहे मिसबा हो कोई भी, आपका जो हम्म, टीम पे एक समझे कॉर्नर स्टोन था लोअर मिडिल ऑर्डर में, वो असद शफीक था। ठीक हम है। जो डिस्कस करनी थी कि बाबर आजम इज रिलेटिवली, मतलब फर्स्ट उसका फुल फ्लैश टूर था इंग्लैंड का इन टेस्ट मैचेस। अगर आप वो कोहली से कंपेयर करो, कोहली का जो फर्स्ट हुआ था वो बहुत ड्रास्टिक था, यानी हम्म, कोहली का तो बहुत ज्यादा खराब था। बाबर आजम हैज प्लेड बेटर। ठीक है, तो हम्म, बाबर आजम पे बात करने के बजाय अगर हम देखें कि हमारी फेलियर की वजह क्या है, आई थिंक दैट हैज बीन द फेलियर ऑफ असद बैटिंग। असद शफीक हैज नॉट डिलीवर्ड एज इट शुड है। वो उसके टेक्निकल फ्लॉज हैं, ठीक है, वो उनकी टेक्निक पहले कुछ और थी, पे चेंज करवाई, तो उसमें होता है कि या तो बल्ला वो अड़ा देते हैं बाहर, या उनके बैट पैड के बीच में गैप आता है तो वो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाते हैं वो, उनका टेक्निकल इशू। और अगर असद शफीक ओवर द इयर्स, मिसबा के 10 इयर्स में विथ मिसबा एंड यूनुस, असद और सरफराज ने नीचे परफॉर्म किया था। ये चार नीचे लोअर ओपनिंग तो आपका कभी भी नहीं चलता था, तुक्के में कभी चल गया तो चल गया। तो ये चार ही नीचे आके रन बनाते थे आपके, जो आपको लेके जाते थे, चाहे यूएई हो, साउथ अफ्रीका में भी खड़े हो गया था असद शफीक, ऑस्ट्रेलिया में भी खड़ा हो गया था एडलेड में। तो असद शफीक का फेल होने की वजह से आपको टीम को ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर, तो उनसे डिमांड करी जा रही थी कि वो उस रोल में आएंगे मिसबा यूनिस के बाद, कि असद शफीक वुड टेक ओवर अलॉन्ग विद अजहर। तो अजहर की बैटिंग फेलियर्स भी थे, प्लस साथ में असद शफीक की बैटिंग फेलियर्स थे, तो इन दोनों की वजह से आपकी बैटिंग ज्यादा फेल हुई। आई थिंक बाबर को इस वक्त स्क्रूटनाइज करना वुड बी वेरी अनफेयर, क्योंकि वो रिलेटिवली न्यू और कोहली के मुकाबले में उसका जो फर्स्ट टूर ऑफ इंग्लैंड है, दैट्स वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से 35-40 का एवरेज है उसका, और इतनी इनिंग्स भी नहीं हुई, आप देखें तो शायद टेस्ट मैच वॉश आउट हो गए, तो प्रॉपर चांस नहीं मिला इतना कि वो अपने आप को, कोई भी चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, कि वो अपने आप को प्रॉपरली जो है वो जस्टिफाई कर सके इस टूर पे टेस्ट मैचेस में। तो आई थिंक इट वुड बी अनफेयर कि हम किसी की भी परफॉर्मेंस पे करें सिवाय अजहर और शफीक के, जो मेन मुझे लगता है कल्प्रिट्स हैं, अगर थोड़ा सा हार्श होगा मैं तो, पाकिस्तान की फेलियर के। नहीं, मेरे ख्याल में उसने obviously उसने he hasn't scored any century or anything like that, but मेरे ख्याल में 5 इनिंग्स में से 3 में he scored more than 40, 2 50s की हैं उसने, 59 और 63 नॉट आउट, और फिर 47 पे उसको स्टुअर्ट ब्रॉड की बहुत एक अच्छी बॉल पड़ गई थी, तो वो जो कि किसी को भी बाबर पड़ को ना, सकती। हाँ, तो he's done reasonably all right असल उसमें। हाँ हाँ, एक और चीज में मुझे मुझे जो एतराज है ना बाबर आजम से, वो ये है कि बाबर आजम उस पाए का बैट्समैन है कि उसको हर मैच में सेंचुरी करनी चाहिए। शायद एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, लेकिन ये कि बाबर आजम एक इससे बेहतर बैट्समैन है, जो हम देखते हैं उससे ज्यादा उसका कैलिबर है, सिर्फ उससे ये शिकायत है। इसमें कोई शक नहीं कि उसका परफॉर्मेंस सीरीज में बुरे नहीं थे, लेकिन ये कि वो ही कैन डू बेटर। डेफिनेटली हाँ। उसमें एक और चीज अच्छा मैं मैं एक आपको, बात, मैं बोले सॉरी, बोले हम सब। मैं कहना चाह रहा था इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हम सेशन, हम सारे कहते हैं कि वो लास्ट सेशन ऑफ द 4th डे जिसमें हमने बॉलिंग खराब की हमारे, लेकिन उससे अगर आप पिछले दिन पे चले जाएं तो तीसरे दिन का जो आखिरी सेशन था जब हम बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि हम वहां मैच हारे हैं। अगर हमने 30-40, कोई एक बंदा भी हमारा थोड़ा सा बॉल को सी ऑफ करके 30-40 रन अगर ऐड हो जाते, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आपका टारगेट 280 के बजाय 277 के बजाय 327 होता, तो जब आपके पास न्यू बॉल आती, इवन इतनी गंदी बॉलिंग के बाद भी, तो आपके पास न्यू बॉल के साथ 70-80 रन होते सेव करने के लिए। तो वो आपका इतना गंदा सेशन जाने हाँ, का कितना इम्पैक्ट होता है आप देख सकते हैं। वो तो बात सही है, एडिशनल 20-25 रन, अगर 30 रन भी होते तो आप मैच बहुत करीब पुल ऑफ कर जाते आप। वो आखिर में फील हुआ लास्ट डे पे जब यासिर शाह बॉलिंग करवा रहे थे कि इफ यू वुड हैव हैड 20-30 more runs we would have made a fist out of the match। तो वो तो है, वो चलता है, वो तो बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन खैर अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था अभी इस बारे में कि चले खैर पॉइंट भूल गया मैं खैर। अच्छा ये बताओ कि असद शफीक के इंक्लूजन को कैसे देखते हो? असद शफीक वो बैट्समैन रहे जिन्होंने कुछ 71 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेले कंटिन्यूअसली, मतलब 71 मैचों के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल था उस्मान समीउद्दीन का क्रिक इन्फो के ऊपर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि असद शफीक इज नॉट मोर देन जस्ट अ मीडियोकर बैट्समैन। और मैं इत्तेफाक करता हूं उस्मान के इस तज्जिए से। मेरी नजर में असद शफीक का जो, जैसा साद ने भी जिक्र किया कि इरादा था कि जब मिसबा यूनुस रिटायर होंगे पीछे से असद शफीक और जो अजहर अली हैं वो परफॉर्म करेंगे। असद शफीक बिल्कुल ही एक एवरेज से किस्म के एक बल्लेबाज नजर आए हैं। हमजा क्या कहना है इस पे? वो मुझे बिल्कुल वो आर्टिकल याद आ रहा है, और उसमें ये था कि
कि मुझे उसका नाम भूल रहा है कि वेयरिंग टेल्स ऑफ असद, टू असद, और कुछ इस तरह था कि असद और फवाद आलम को कंपेयर किया हुआ था कि फवाद कि कितने रन हैं डोमेस्टिक में और उसको कितने कम चांसेस मिले, और असद ने जो मर्जी किया उसको फिर भी चांसेस मिले, और उसकी मेरे ख्याल में 2 सेंचुरीज हैं लास्ट 4 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी के बाद, वो भी दोनों यूएई में हैं, और कुछ इस तरह का था। और उसको हम परसिस्ट क्यों करते रहे, इस वजह से कि मिसबा और यूनुस दोनों नहीं थे। अब इस सारे में क्या शो ये होता है कि हम पाकिस्तान में सिलेक्शन में जो मेरा जितनी मुझे समझ है कि सिलेक्शन काफी चीजें सिलेक्शन इस वजह से होती है कि एक आप कह सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम को एक रीजनेबल एनवायरनमेंट भी देना जरूरी है। तो एक आपको न्यूट्रल लोग भी चाहिए, जैसे अजहर अली चाहिए, आपको असद शफीक चाहिए, अगर वो और फिर उसको उनको ड्रॉप करना आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी नए लड़के को लाएंगे तो एक तरह से वो हम रिस्क लेने से घबराते बहुत है ना। तो आप मतलब वो हमें वो शोएब अख्तर की टीम नहीं चाहिए कि ऊपर से तक तगड़े दिलेर और हट्टे कट्टे बंदे हों, नहीं वो हम घबराते हैं क्योंकि अब देखें आप प्राइड एंड टेस्टेड लोगों के लिए क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर सपोज नहीं करते तो अब 71 टेस्ट में से अजहर अली की कितनी सेंचुरीज हैं, कितनी 50s हैं, लेकिन ऑन द ट्रॉट उन्हें 71 खेले, तो इसकी क्या इसके पीछे लॉजिक है। दूसरी तरफ अच्छा फवाद आलम क्यों नहीं खेल पाया, चलो इधर उसकी टेक्निक आप कहते हैं फ्लॉड है, लेकिन स्पिन और जो आपकी जिधर आप यूएई और पाकिस्तान में खेलते हैं T20 या टेस्ट मैचेस, हाँ आपने उसको भी चांस नहीं दिए। ये वो चीजें हैं जिसके जवाब कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दे सकेगा कि हम क्यों परसिस्ट करते हैं ऐसे बंदे के साथ। ठीक है 2016, 15, 16 तक बहुत अच्छा असद शफीक का भी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो उस आर्टिकल में लिखा है कि उसकी परफॉर्मेंस तब थी जब मिसबा और यूनुस थे वहां पे, तो वो उनके शेडो में खेलता था। जैसे ही टाइम आया कि ही हैड टू स्टेप अप एंड यू नो अप हिज गेम, तो उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे चलेगी। तो इसका या तो फिर आप में फ्लॉ, आपकी कोचिंग स्टाफ में कोई मेहनत करने की जरूरत है, उसको उसका मेंटल ब्लॉक दूर करने की जरूरत है कि भाई नाउ यू आर द स्पेयर हेड, बैटिंग स्पेयर हेड, और आपको शेडो से लोगों के शेडो से बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। हाँ तो साद आपका जो है फवाद आलम पे क्या कहना है? फवाद आलम को जो मौका दिया गया दूसरा तीसरा टेस्ट, वो तो मैं कहूँगा, लेकिन जो बात करते हैं शफीक की, तो शफीक की आप ये देखें शफीक का डेब्यू कब हुआ था। डेब्यू शफीक का 2000 शायद 9-10 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडीआई में हुआ था। ठीक है, शफीक हाँ इंग्लैंड में हुआ था, अफरीदी कैप्टन थे और ओडीआई में हुआ। वो 2011 के वर्ल्ड कप के पार्ट भी थे। फिर टेस्ट मैच की अगर आप बात करें तो टेस्ट मैच में भी शफीक खेलते थे 6 पोजीशन पे, 6 नंबर पे उनका रिकॉर्ड है, इक्वल टू सर विवियन रिचर्ड्स, मोस्ट सेंचुरीज एट नंबर 6 पोजीशन, दैट इज अबाउट 11 सेंचुरीज। ठीक है, तो इससे क्या आपको जाहिर होता है कि नंबर 6 पे जब वो आए और यूएई में पाकिस्तान खेलता था कि ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन विद द बॉल स्विंगिंग, वो स्विंग बॉल के साथ नहीं खेल सकता। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जब वो नंबर 6 पे आ रहा है, यूएई की ड्राई बैरन कंडीशंस में खेल रहे हैं, वो माना उसकी साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरीज है, लेकिन ये नहीं है कि यूनुस ने या मिसबा ने उसको ओवर, वो डेफिनेटली प्रेशर रिलीफ होता है आपके अगर सीनियर्स हो आपको काउंसिल करें। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इसका मसला है स्विंग बॉल इससे नहीं खेली जाती, जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ इशू है। लेकिन शफीक ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं, तो हम जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसीलिए टर्न आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अब वो ऊपर आते हैं 4थे नंबर पे, हमारे 2-3 तो वैसे शुरू में गिर जाते हैं। इंग्लैंड में तो बॉल, पुराना बॉल भी, ड्यूक भी स्विंग करता है। इंग्लैंड में तो ड्यूक तो स्विंग ही करता रहता है, वो तो रुकता ही नहीं है ना। तो बात ये है कि वहां पे हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो शफीक से ये मेरे ख्याल से हम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्विंग बॉल के लिए हमारे लिए एज अ बैटिंग स्पेयर हेड होगा, जहां हमारी सोच में इशू है, क्योंकि हम एनालाइज नहीं कर रहे चीजों को, क्योंकि टेस्ट मैच में वो कहाँ खेलता था, किस नंबर पे खेलता था, किन कंडीशंस में ज्यादातर उसकी सेंचुरीज हुई है, तो वो इशू है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम उसको गलत बंदे को सोच रहे हैं एज ए बैटिंग स्पेयर हेड शफीक को। हम अगर शफीक को, आप शर्त लगा रहा हूँ अभी, आप भेज दें यूएई में या उनको 6 नंबर पे खिलाने लग जाएं, आप इनकी परफॉर्मेंस में फर्क दिख जाएगा। और जहां तक शोएब अख्तर की बात है, शोएब अख्तर बेसिकली वो पहलवानों की जो बात कर रहे थे, वो बेसिकली एक अपनी मेंटालिटी इन्फ्यूज करना चाह रहे हैं आपके टीम में कि यार थोड़ा खुल के खेलो। इंडिया है, इंडिया आप देखें, इंग्लैंड देख ले, तगड़े होके खेलो, तगड़े मतलब खुल के खेलो, डरो नहीं, डरने की क्या बात है यार। आप खुल के, मसला हमारी यहाँ जॉब इनसिक्योरिटीज है। मोहम्मद हफीज कितनी दफा स्टेन ने उसको आउट करा है।
अब जब से नई मैनेजमेंट आई है, मिकी आर्थर, उनको एक रोल दिया है कि भाई आप नीचे आके खेलो, आप अटैक करो। वो मोहम्मद हफीज ही अलग है। ये मोहम्मद हफीज हमारे लिए कोई रोहित शर्मा से कम प्रोडक्ट तो नहीं है हमारा। मतलब मोहम्मद हफीज की क्लीन हिटिंग है, ये नहीं है कि मतलब वो स्लॉग नहीं करता, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स का रेटिंग करता है। रोहित शर्मा भी यही है, लेकिन क्या है, हम हफीज को ब्रांड नहीं बना सके। फिर शोएब अख्तर वाली बात आ गई, लेकिन वो सही कहता है, हमारी ब्रांड बिल्डिंग नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हमारे प्लेयर डरते हैं कि यार हम अपनी जॉब ना खो दें, मैं अगर ओपनिंग स्लॉट से नीचे आ जाऊंगा मेरी जॉब खो जाएगी, मुझे टीम से निकाल देंगे। हमारी यहाँ बहुत सियासत है। मसला ये है, क्रिकेटिंग एबिलिटीज है हमारे अंदर, हमारे क्रिकेट के पीछे जो मामला होते हैं ना वो बड़े खराब है। चाहे वो टीम सिलेक्शन जो बात करते हैं हमजा भाई, देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स इन आवर सिस्टम जिसकी वजह से हम फुली अपने पोटेंशियल पर डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसमें साद, आप इसमें फवाद आलम के इंक्लूजन को कैसे देखते हो, जो उनको 2 टेस्ट मैच फवाद का इंक्लूजन बहुत अच्छा है, और फवाद से भी आपको अगर शामिल का ये एक्सपेक्ट करना है कि वो इंग्लैंड के इतने टफ टूर पे साउथहैम्पटन जब बॉल स्विंग करी हो वो आके वो मतलब परफॉर्म कर दे, वो इम्पॉसिबल सी बात है। तो उसको बांग्लादेश टूर पे चांस देना चाहिए था, और शायद देते भी सेकंड टेस्ट मैच, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। वो किस्मत होती है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है फवाद उनके प्लान में है अभी। लेकिन सबसे मजे की चीज आप देखिएगा अभी, चलो खैर T20 में जब बात करेंगे ना, तो उसमें बात करेंगे सरफराज वाला जो लास्ट T20 को सरफराज जो खिला रहे, तो सरफराज ने फिर थोड़ा सा उस पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। हमजा, आपका फवाद पे क्या वर्डिक्ट है, क्या सोचते हो फवाद के बारे में? फवाद मेरे ख्याल में आपको उसको मानना पड़ेगा, उसके रिकॉर्ड को। अगर आप कहें कि जी इस बंदे की टेक्निक नहीं है, या जो भी, अगर नहीं भी टेक्निक है तो उसकी अगर उसका स्टैंड अजीब सा है, या स्टैंड अजीब सा है, या जो भी आपके उसकी फिजिकल या उसकी एस्थेटिक उस पे है कंसर्न्स है आपके कि जी उसकी वो अगली क्रिकेट शॉट्स खेलता है शायद, और स्टैंड बहुत अगली है, ये वो छक्का नहीं मार सकता, जो भी आपने ये सारी बातें हैं। लेकिन फिर आप एक तरफ ये बातें करते हैं तो फिर आपको वो जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है और उसका जो सब स्टैट्स हैं, उसकी 50 ऑड या 60 की एवरेज है, उसको फिर आप डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों की बेसिस पे। अब चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, आपके वही बॉलर पाकिस्तान वाले ही उस डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, तो आपकी ये बात तो बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि वो कहीं और नहीं कि वो नहीं खेल सकता इंटरनेशनल लेवल पे, जब तक आप उसको पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर चांस नहीं देंगे। आप रीजनेबल चांस दे के, और अगर आप कहीं उसने परफॉर्म नहीं किया या वो ही कुडंट अप हिज गेम, तो तब बात समझ आती है। और ये मेरे ख्याल में बहुत थोड़ा सा उसके साथ अनफेयर था कि उसको आपने इंग्लैंड में सीमिंग पिचेस में जिसमें बॉल आता था, वेस्ट का सीम कर रहा है, आपने उसको ट्राई किया। आई थिंक पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ, शायद दूसरी में 20 आउट किया, तो उसको चांस चाहिए था मेरे ख्याल में। उसको आपको यूएई में और पाकिस्तान में ही कैन बी अ रीजनेबल ऑप्शन एट नंबर 5-6। तो आप दोनों देखते हो उसको? अब जो पाकिस्तान की सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड पहली तो जिम्बाब्वे से सीरीज है अभी अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका से सीरीज है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है, आई थिंक पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा रहा है, और फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है जनवरी। मेरे ख्याल में आप दोनों सीरीज में देखते हो उसको? मैं उसको पाकिस्तान वाली सीरीज में तो डेफिनेटली देखता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाली वही बात है कि सीमिंग कंडीशंस में शायद लेकिन वो फिर आपके हर बैट्समैन के साथ ही वही इशू है, वो सिर्फ अकेला वो नहीं। इसमें मैं एक और बात आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। जब आप किसी बैट्समैन को एक ही तरह आउट होते हुए देखते हैं और वो 5 या 6 इनिंग्स में वैसे ही आउट होता है, जैसे शान मसूद की एग्जांपल देता हूँ, जिमी एंडरसन को LBW होते हुए मैं देख रहा था, वो बार बार वही चीज रिपीट हो रही थी। मुझे नहीं, मतलब ये मेरे लिए थोड़ी सी कोई स्टैंड्स में चेंज, कोई कुछ क्या हम करते हैं, हमारी कोचिंग स्टाफ क्या करता है उसके बाद, या बैट्समैन को क्या आप कहते हैं, आपको क्या, आप कैसे इस चीज को देखते हैं? जी हमजा भाई, देखिए बात ये है कि हमें क्रिकेट का शौक बहुत है। मैं हमेशा अपनी एग्जांपल रख के बताता हूँ, जबकि हम तो डॉक्टर्स हैं। भाई मैं होता ना, मैं बोलता भाई आपकी चीज एक वर्क नहीं कर रही है ना, मारो, स्लॉग करो, क्योंकि मारने से क्या होता है, काउंटर अटैक जो आप जॉस बटलर ने किया था कि आप 2-3 हिट लगा दोगे ना, it would force Anderson to change his line and length. He would start then thinking, or there is when you start winning the battle. That is where you start winning. More than bat and ball, it's all in the head. That's what I believe. More than bat and ball, it's all in the head. So once you start getting into the bowler's head, तो फिर आप समझो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको डोमिनेट, उसके हिसाब पे आ रहे होते हो आप। तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 इनिंग में काउंटर आप वो एंडरसन कर रहे हैं, डाउन द पिच वॉक करो, थोड़ा कुछ मूवमेंट ट्रिगर करो, थोड़ा सा खेलो दिमाग के साथ। फिर वही बात है,
मैं शोएब अख्तर का बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ, आप उसको देख कर बॉलिंग में भागता हुआ आता था, वो यूं इशारे करता था, उसको क्या नाम है, रिकी पॉन्टिंग को यूं यूं इशारे करता था वो, दैट इज ऑल कि वो एक अपना ऑरा क्रिएट करता था। शोएब अख्तर पिटता बहुत था लेकिन गिल्ले उड़ाता था सबके वो, और गिल्ले उड़ के दूर जाते थे कीपर तक। तो ये चीज होती है, माइंड सेट इज एवरीथिंग, माइंड सेट इज एवरीथिंग। माइंड सेट आप अगर अपना माइंड सेट चेंज नहीं करोगे ना, माइंड सेट आप चेंज नहीं करोगे ना अपना, ये नॉर्मल लाइफ में भी है, अगर आप सबड्यूड रहोगे, नहीं भाई आप गलत बात ना करो ना किसी की सुनो, ये आपको अगर माइंड सेट अपना जिंदगी में असूल बना लोगे ना, आप हर फील्ड में कामयाब हो गया। आज करने वाला वनडे में तो समझ आता है, टेस्ट में थोड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज करते हुए आउट हो जाए तो लोग उसको उस पर भी गालियां देंगे कि ये क्या किया। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि जैसे बटलर ने और जैसे इंग्लैंड टीम ने पहले टेस्ट में देखा उन्होंने कि अब्बास की बॉल कैसे मूव कर रही है और उन्होंने उसको कैसे काउंटर किया, क्रीज से बाहर आके उसको मतलब स्टंप कवर करके सिर्फ लेग साइड पे खेल के उसकी आउटस्विंग को मिनिमाइज नलिफाई करके, तो ऑब्वियसली मतलब लगता है कि हमें कोई चीज कर सकते मतलब हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो Innovation सही कहा होनी हमजा ने चाहिए कि हमजा ने बिल्कुल सही कहा कि अब्बास की बॉल मूव हो रही है, और अब्बास की बॉल मूव हो रही थी, और अब्बास के साथ मसला यही हो रहा था कि वो उनको एलबीडब्ल्यू का चांस था, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने क्रीज से को तकरीबन 1.5-2 फुट बाहर खड़े होना शुरू कर दिया था। वो तो अलग बात ये है कि बेन स्टोक्स उसके बावजूद आउट हो गए, लेकिन क्या शान मसूद ऐसे नहीं कर सकते थे कि वो थोड़ा बाहर हाँ खड़े मैं भी होकर कह रहा एलबीडब्ल्यू हूँ, का चांस शान कम मसूद भी करते? तो कर सकते हैं, मतलब इट इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, बी आउट ऑफ द इनोवेटिव। बॉक्स। अब ये जरूरी नहीं आप स्लॉग करो, लेकिन डू समथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल, कि मतलब बॉलर को भी सोचने बॉलर का को मौका दो। मतलब, हाँ एग्जैक्टली, बॉलर 2 दफा प्लान सोचे आपको बॉल डिस्टर्ब करने से पहले कि वो अपना हाँ प्लान चेंज करे। बिल्कुल प्लान चेंज करे बिल्कुल। आप, तो ये है। अब मोहम्मद रिजवान आए, मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह के काउंटर अटैक किया, तो डेफिनेटली इंग्लैंड के ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे उनके जो कमेंटेटर्स थे नासिर हुसैन वगैरह, कि इंग्लैंड ने बहुत जगह रन लीक करे। क्यों? क्योंकि जब दूसरी तरफ से काउंटर अटैक हो रहा है, वो वनडे की तरह खेल रहे हैं, ऊपर शॉट खेल रहा है, आगे पीछे स्वीप मार रहा है, तो ऑपोजिशन भी बैकफुट पा जाती है, यार रन लीक हो रहे, सेशन हाथ से निकल रहा है। तो ये होता है, आप जब तक काउंटर अटैक नहीं करोगे, जो भी आपका तरीका है, आप कैसे जीतोगे? ऐसे खड़े खड़े तो आपको कोई हाथ में ट्रॉफी नहीं पकड़ा के चला जाएगा। माइंडसेट, वही बात है, माइंडसेट वाला अच्छा बहुत इशू आ गया है। दुनिया हाँ माइंड सेट एग्जैक्टली। अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है और हम वो है कि हम देख रहे हैं कि गलती करेंगे तो होगी गलती। यहाँ ये शोएब अख्तर ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो काफी सदियों मतलब काफी डेकेड्स पुरानी है, हाँ करंट क्रिकेट नहीं है। अच्छा, आप इस पे साथ क्या कमेंट है, जो शादाब और यासिर दोनों खेले पहला टेस्ट मैच, दोनों लेग स्पिनर्स, सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर, क्या क्या कहते हैं उस पे? एक लेग स्पिनर लेके जा रहे थे, ये भट्टी कुछ नाम था उसका, वो जो सॉरी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर था, काशिफ हाँ, काशिफ काशिफ भट्टी, भट्टी। काशिफ भट्टी। तो भाई जब आपको खिलाना ही नहीं तो आप बंदे को लेके क्यों गए? मुझे तो ये समझ नहीं आता ना। आप एक लेग स्पिनर, आपके पास ऑलरेडी यासिर शाह है, हु कुड बैट अ बिट, ठीक है, शायद आपने अपने आपको परफॉर्म किया, अगर आपने कॉम्बिनेशन खिलाया ही था तो फिर बाकी टेस्ट मैच में भी खिलाते, बाकी टेस्ट में भी उसको आप परसिस्ट करते ना उनको उस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर शादाब इज अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर, वो वाइट बॉल का तो बहुत अच्छा है, तो आप फिर परसिस्ट करते हो कॉम्बिनेशन के साथ। या मैं बोलता मैं काशिफ भट्टी को लेकर जाता। अब आपको मुझे पता है काशिफ भट्टी बैट कर सकता नहीं कर सकता, नहीं करता, हमारे डोमेस्टिक इतना टेलीवाइज नहीं होता, मेरे मुझे जितना मुझे पता है कि ही कुड आल्सो बैट अ बिट, तो व्हाई नॉट हम यंगस्टर्स को चांस। शादाब वाइट बॉल का है, वो बॉलर है, वो वाइट बॉल में भी उसकी बॉलिंग बहुत खराब हो गई है, मतलब वो क्वालिटी नहीं रही जो उसकी पीएसएल के इनिशियल सीजन में थी, कि वो गूगली जो इतनी बड़ी बड़ी करता था, वो उसकी गूगली खत्म हो गई है बहुत ज्यादा। वो जो है ना, वो हाफ ट्रैकर देता है, पिटता है, लेकिन विकटें भी निकाल लेता है। T20 में तो खैर निकल जाती है विकटें, लेकिन आई थिंक काशिफ भट्टी को इन्होंने ट्राई करना चाहिए था, लेफ्ट आर्म में थोड़ा वेरिएबल होता, तो आई थिंक ही वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता तो फवाद आलम को चांस नहीं मिल रहा था। वो इस वजह से हाँ सही बात है। क्योंकि मीडिया प्रेशर इतना बढ़ गया, और आपने सेकंड इनिंग्स में पहली मैच के बहुत गंदा परफॉर्म किया, तो मीडिया प्रेशर इतना हो गया कि आपकी बैटिंग वीक है, तो फवाद को इनको खिलाना पड़ा, वरना वो शादाब को ही खिलाते। और शादाब ने 45 मेरे ख्याल में हाँ और मैं एक बात बोलूँ इसमें ऐड करना चाह जी पहली जी इनिंग में 45 स्कोर किया था शादाब ने, बिल्कुल। जी जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। मैं मिसबा लग के, मुझे जैसे कि मेरे दोस्त तुम जानते हो अब्दुल्ला उजैर वगैरह, ये सब बड़ा बोलते थे कि यार तुम मिसबा से तुम्हारा कोई इशू है, एक मिनट रुके जरा, कि मिसबा से तुम बड़े बायस्ड हो, मिसबा तुम बायस्ड कमेंट्स करते हो मिसबा। मैंने बोला भाई मुझे कोई इशू नहीं है, इवन अगर मिसबा की कोचिंग देखो ना, आई लाइक द वे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, कि बेंच स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो लड़के पुराने हैं हारिस उनको चांस दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मिसबा के दो मसले हैं,
अब वो ज्यादा जो नुमाया हो रहे हैं, एक है कि ही ओवर एक्सपेरिमेंट्स। आप अगर एक्सपेरिमेंटेशन करो दैट इज गुड इनफ, ओवर एक्सपेरिमेंट करोगे आप। दूसरी बात यह है कि मिसबा हमेशा डिसीजन जो मिसबा की डिसीजन मेकिंग है, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, वो उसकी खुद की नहीं है। ही टेक्स डिसीजन टू डिफ्यूज प्रेशर, जो इसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है ना, उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए वो डिसीजन लेता है कि यार चलो ये मेरे ऊपर लोग कमेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने फवाद को सिलेक्ट कर लिया, मेरे ऊपर प्रेशर खत्म हो गया। उसको एक सीरीज नहीं खिलाई, अब भाई मेरे ऊपर दोबारा टेस्ट मैच हार गए, क्रिटिसाइज हो रहा है फवाद को क्यों नहीं खिलाया, फवाद को एक अनफेवरेबल कंडीशन में खिला दिया आपने। मतलब देयर इज नो थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल वेरी मच पॉलिटिकली कोटेड अप टू डिफ्यूज प्रेशर, व्हिच आई कंप्लीटली डिसलाइक। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चे थोड़ी हो कि आप 9 क्लास में हो कि यार मैंने इसके साथ बात करनी है, इससे बात नहीं करनी। अब अभी ये तरीका थोड़ी है यार, मैच्योर हो आप, इतने बड़े हेड कोच हो टीम के, इतने एक्सपीरियंस, बच्चों वाली डिसीजन मेकिंग होती है जो मुझे बुरा लगता है। अब बात इस पे हो ही रही है मिसबा और कैप्टनसी पे, और पहले अजहर अली पे भी हुई, तो उसमें हमारे जो कैप्टन होते हैं ना, दे हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, या फिर वो कैप्टन होने चाहिए जो चेयरमैन के साथ की बात सुन सकें, और जो भी इस वक्त टीम उसमें है, बोर्ड में है। जब आप दुनिया में कोई भी कैप्टन निकाल लो, वो कैप्टन है जो कि पहले से अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 लेवल से ग्रूम हुआ है। केन विलियमसन अंडर 19 में कैप्टन था उनका, विराट कोहली अंडर 19 में कैप्टन था। आप कोई और देख लो, इंग्लैंड का एलन मॉर्गन जो है, वो आई थिंक आयरलैंड की अंडर 19 में क्रिकेट कैप्टन होता था शायद। इसके अलावा और कौन है? आप मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जब आप डोमेस्टिक या छोटे लेवल से कैप्टनसी करते हो तो आप एक सेट ऑफ स्किल्स सीखते हो, एक लीडरशिप मैनेजमेंट की चीजें सीखते हो आप। जरूरी नहीं एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि बेशक आपको कैप्टन होना ही अंडर 19 का जरूरी है या छोटे लेवल पे, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी तो होने चाहिए आपको। आजकल इस डे एंड एज में कैप्टनसी सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं है, कैप्टनसी ऑफ द फील्ड भी है। आपको कुछ कंट्रोवर्सीज को टैकल करना आना चाहिए, आपको मीडिया को टैकल करना आना चाहिए, और फिर आपको गेम अवेयरनेस और गेम रीडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। और उसके अलावा जी आप बोले यही कहते हैं। और ये सब ड्यू पर्सनालिटी आप आजकल के जमाने के इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें प्रिंट मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें ऐसा बंदा वो कम कर जाता है प्रेशर को। फिर आप एक जी बोले नहीं भाई, तो यही बेस्ट। तो इसलिए आपको जब आप कैप्टन कोई भी किसी भी फॉर्मेट का चूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिस तरह आप बोले, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए बेसिकली अगर आप अपना पास अभी रिसेंट 10 इयर्स का रिकॉर्ड उठाएं, हर कैप्टन में आपका यही है कि प्रोएक्टिव तो कोई भी नहीं होता, यानी कि हम वेट करते हैं गलतियों की, दूसरा गलतियां करने का। लेकिन मुझे रिसेंट टाइम्स में अगर कोई अच्छे कप्तान लगे, मैं यूनिस की बात नहीं करता, 2010 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, वो तो यूनिस को हटा दें आप, वो तो। अगर मैं अफरीदी की बात करूं, मुझे क्योंकि हम बड़े तो उस वक्त हमने ज्यादा ऑब्जर्व करी चीजों को, तो अफरीदी की क्वालिटी, कैप्टन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि उसका विजन, वो उसकी आई। अफरीदी के मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मोहम्मद इरफान जो फास्ट बॉलर 7 फुटर, अफरीदी की कैप्टनसी में आए, पेशावर में खेलते थे शायद वो, सियालकोट या पेशावर में अफरीदी ने फाइट करा, उनको लेकर आए। असद शफीक डेब्यू अफरीदी की कैप्टनसी में। उसके बाद यूनिस खान, असद शफीक वो द पार्ट ऑफ 2011 वर्ल्ड कप टीम। मिसबा जब से आए तो वो यूनिस खान को टीम से बाहर निकाल दिया था ओडीआई की। फिर शर्जील खान आए, उनके टेक्निकल फेलियर आया, उनको फिर बाहर निकाला। जब वो वापस उन्होंने डेब्यू करा, बांग्लादेश में एशिया कप था, बहुत सर्दियों में स्विंगिंग कंडीशंस थी, शर्जील खान इतना नहीं चल पाए, लेकिन आफरीदी ने बोला नहीं ये मेरा एसेट है, और उसी शर्जील खान ने 2016 के वर्ल्ड कप T20 में धमाल मचा दिया था, जो इतना उसने मारा, और फिर वहां से वो एक ब्रांड बने पाकिस्तान। फिर आगे से आगे की स्टोरी भी ये है कि फिर आगे क्या हुआ, वो बंदा रोए तो किस बात पर रोए? नहीं वो मैं एक सेलेक्ट, देखिए वो तो सर्जील का खुद का अमल है ना, उसने क्या करा, लेकिन कहने का मकसद ये है कैप्टन जब उसको साइड करता है कि ये प्लेयर है यार, ये मेरा प्लेयर है, ये मुझे जितवा के देगा मैच। इस तरह की मेरा ख्याल है आफरीदी की नहीं, मेरा ख्याल अगर ये शुरू किया जाए तो इमरान खान थे पहले, जिन्होंने बहुत सारे बॉलर्स को पिक किया, चूज किया, इंतमाम को लेकर आए, आकिब जावेद को लेकर आए, वसीम अकरम को लेकर आए, वकार यूनुस को लेकर आए। तो आई थिंक डिस्कशन इंजमाम की है, इंजमाम को तेंदुलकर से कंपेयर करा, और इंजमाम को उस वक्त इतना नहीं था, मतलब ही वाज अ वेल नोन फिगर डोमेस्टिक, लेकिन लोगों को नहीं पता था
आपको इंजमाम को अगर कोई आपका बड़ा ग्रेट है इस वक्त बैटिंग में, आप जो मानते हो, जिसको इंडिया भी मानता है अक्रॉस द बॉर्डर, वो इंजमाम है। इंजमाम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया वाले, क्लासी प्लेयर था। और इंजमाम में कौन बोलता था कि यार तेंदुलकर के करीब है? ये अपना इमरान खान। तो कैप्टन नोस कि यार मैंने कौन सा बंदा खिलाना है, उसका मुझे क्या काम लेना है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ ये अच्छा चीज नहीं डेवलप हुई। अच्छा, ये भी बताओ कि जो पाकिस्तान की अगर बैटिंग के बारे में आखिरी बात करें कि पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो मुस्तकिल स्ट्रगल करते रहे इन कंडीशंस के अंदर। शान मसूद ने हालांकि उन्होंने किए 150 रन से ज्यादा पहली इनिंग के अंदर, लेकिन वो भी मल्टीपल चांसेस के बाद उन्होंने 150 रन किए। और मेरा ख्याल ऐसे भी मैंने कि स्टैट कहीं पढ़ा था कि 1996 के बाद कोई पहला पाकिस्तानी बैट्समैन है जिसने शायद 100 से ज्यादा रन किए हैं, ऐसा कोई स्टैट था। तो क्या वजह है इस बात की कि हमारे ओपनर्स मुस्तकिल स्ट्रगल करते हैं? और अभी भी आबिद अली ने ऑल्दो एक दो मैचेस में आबिद अली ने स्कोर किया कुछ 30-40 से करीब, लेकिन वो बहुत ही अनकन्विंसिंग नजर आए आबिद अली भी। हमजा क्या कहते हो उस पर? यार इसमें ये सिर्फ हमारा नहीं, मेरे ख्याल में सारे, आप कोई भी सब कॉन्टिनेंट की टीम उठा लें, वो जब भी इंग्लैंड जाती है स्ट्रगल करती है। ये वो चीजें हैं जो आप निकाल नहीं सकते अपने उससे, इन पे काम किया जा सकता है डेफिनेटली। लेकिन आप जिस दिन जिस पे पले बड़े होते हैं, जिन पे आप घर में खेलते हैं, वो आपका एक आप कंफर्टेबल, आपकी वो कंफर्ट जोन होती है। जिसको भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे, अनलेस कि वो बहुत मेहनती है और गिफ्टेड है, वो स्ट्रगल करेगा। तो ये तो होता ही है हमारे साथ। उसमें फिर वही बात है कि उसको आप टैकल कैसे करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके। अगर आपको कोई एलबीडब्ल्यू ट्रैक कर रहा है तो आप क्रीज से बाहर खड़े हो। मतलब जिस तरह रिजवान को देखें आप, रिजवान ने किस तरह अपने आप को, उसने ऑस्ट्रेलिया में ही प्लेड रियली वेल, उसके बाद इधर वो पाकिस्तान का मैन ऑफ द सीरीज हुआ। और ये चले आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो जब आता था तो बॉल पुरानी होती थी, लेकिन फिर भी बॉल मूव कर रही थी। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह, और इवन साउथ अफ्रीका में भी, अगर आप उसे खड़े होके, ठीक है आप एक आध सेशन निकाल जाएंगे, आधा घंटा घंटा निकाल जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्कोर करना है तो यू हैव टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट। और उसमें फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उस पॉजिटिव क्रिकेट में इंक्लूडेड है कि आप आगे आके बॉल लेग साइड पे खेलें, एक साइड पकड़ लें सिर्फ, आप क्रीज से बाहर निकल के खेलें, उनको चेंज करें सोचने पे। क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो आप सर्वाइव करना मुश्किल है। आपको एक आध ऐसी बॉल पड़ जाएगी जैसे वो बाबर को पड़ गई थी उसकी ब्रॉड की, उससे कोई एक ऐसी बॉल जो आप अनप्लेबल बॉल होती है, आप नहीं कुछ कर सकते। आई थिंक दे विल लर्न। अभी एक अच्छी बात यह है कि अपने जो लोकल हमारे कोचेज हैं, जो भी हमारे स्टार्स हैं लोकल, हम तो हमेशा बोलते हैं ना बाहर से अंग्रेज को ले आओ वो हमारी टीम बना देगा। सबसे बड़ा मसला एक कम्युनिकेशन इशू होता है, आपके प्लेयर को समझ ही नहीं आती बात क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बात ये है ना, हाँ तो आपका अभी सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है, लेट्स स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, क्योंकि फिर वो लोग बोलते हैं हर कोई क्रिटिसाइज ही करता है। तो पॉजिटिव ये है कि आपकी लोकल एक मैनेजमेंट है विच इज गुड, और स्लोली ग्रेजुअली लर्न करेंगे। मैंने अभी बहुत सारी न्यूज़ ये सुन रहा हूँ कि यार मिसबा को भी सुना है कि अगर एक दो सीरीज और आगे हटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करो यार। अव्वल तो यू शुडंट हैव मेड सच अ डिसीजन। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया ना तो एटलीस्ट गिव हिम प्रॉपर चांस। मिसबा के बारे में हम एक अलग एपिसोड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। मेरे ख्याल में अलग बात करेंगे, सिलेक्टरशिप से हटाना चाह रहे हैं, व्हिच इज रीजनेबल आई थिंक। उस पर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि उस पर मैं टाइम लगाना पड़ेगा। मजा आएगा बात करने में, क्योंकि मेरे पास तो इतने मैं अल्लाह माफ करे मिसबा बस वीडियो ना देखें, बाकी सब तैयार है। अच्छा बताओ कि हमसे कैसे देखते हो कि जो हमने जो बॉलर्स खिलाए, शाहीन और नसीम खिलाए हमने मैचेस के अंदर, और जब प्रेस को और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो लेस देन इम्प्रेसिव थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा आया तो मिसबा ने कहा, जब मिसबा से पूछा कि भाई हमारी बॉलिंग अच्छी क्यों नहीं थी, तो उन्होंने बोला ये नए लड़के हैं, ये बच्चे हैं, ये सीख जाएंगे, एक 18 साल का है, एक 20 साल का है। तो देखिए आपका तो मकसद है वो सीरीज जीतना था, मैच जीतना था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें वहाब को खिलाएं या किसी और को खिलाएं या हारिस सुहेल को खिलाएं, आपका मकसद है मैच जीतना। तो अगर आप मैच जीतने का चांस आपका ज्यादा था किसी एक्सपीरियंस बॉलर के साथ खिला के, तो आप क्यों गए उस इनएक्सपीरियंस बॉलर के साथ? क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस देना है तो नेशनल क्रिकेट इज नॉट द प्लेस जहां पे आप किसी प्लेयर को एक्सपीरियंस दें। एग्जैक्टली। तो क्या हमजा क्या कहते हो उस पर? यार ऑब्वियसली आपको जब सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना, पहले तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस बंदे को, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली बात है। लेकिन अब आपने चलो खिला दिया, आपने शाहीन को खिला दिया, आपने वसीम शाह को भी खिला दिया, उसके बाद
पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने कैसे देखा कि शाहीन शाह कैसे बॉल कर रहा था, लेकिन जो मुझे लगा ही वाज ट्राइंग टू मच। टेस्ट क्रिकेट में जब बॉल स्विंग कर रहा है ऑलरेडी या सीम कर रहा है, तो आपको सिर्फ बॉल अच्छी जगह पे पिच करना है, लेट द बॉल डू द रेस्ट। क्योंकि नेचुरल वेरिएशन बहुत होती है सीमिंग कंडीशंस में, कोई बॉल पड़ के बाहर निकल जाएगा, कोई अंदर आ जाएगा। आप बस एक फोर्थ स्टंप लाइन में आपको बॉल करनी होती है। दिस इज व्हाट आसिफ यूज्ड टू डू, दिस इज व्हाट ही डज। अब्बास भी मोरलेस ऐसे करता है। अब्बास भी ऐसे ही करता है। और अगर आपका इतना पेस हो और अगर अच्छी लाइन हो तो रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखें, जॉर्ज हेजलवुड वगैरह, वो दैट्स व्हाट दे डू। अब उसमें जो मैं देख रहा था कि आपका नेचुरल एंगल है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, कि आप बॉल बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। ये जो मुझे लग रहा था कि इसने he was trying too hard to get the ball in, to come back, कि बॉल इन स्विंग कराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। उसमें फिर वो ये कर रहे थे कि वो साइड पे होके उसको पैड्स पे शफल करके लेग स्टंप पे बहुत ज्यादा खेल रहे थे। और तो वो तो ये नजर आ रहा था कि आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं। और जब आप हार्ड ट्राई करते हैं ना, तो फिर आप टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक ओवर एक बॉलर बैट्समैन को चाहिए कि आप उसको एक लाइन पे रखें, कि वो उसको उसी को क्रीज पे रखें और आप उसको आप सेटअप करते हैं बेसिकली बैट्समैन को ओवर अ फ्यू ओवर्स। जब आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप विकेट भी नहीं मिलेगी, अनलेस के ऑब्वियसली कोई मिस्टेक हो जो कि हम सोचते रहते हैं। मेरे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपके पास जब आप बॉलिंग के लिए टेस्ट में गए, ठीक है, तो आपके पास दो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, दोनों मतलब बिल्कुल इमेच्योर एज फार एज टेस्ट क्रिकेट हैं, इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, वो आपने दोनों को खिलाया। अच्छा, जब आप T20s की बात करेंगे, मेरे ख्याल से उस पर नेक्स्ट वीडियो करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी हो गई। लेकिन T20s में भी अब आपने पॉलिसी है कि भाई हम हफीज और मलिक को रखेंगे, तो आपने दोनों को साथ खिला लिया। मेरा यहाँ सवाल ये है कि हम दोनों को साथ क्यों खिलाते हैं, चाहे वो टेस्ट में नसीम शाहीन हो या वो वनडे में आप और T20s में आपके हफीज और मलिक हो। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए या अगर आपको यूथफुल एक चाहिए एडिशन अपनी टीम में टेस्ट में, तो आप एक को खिला लो। good balance of inexperience and experience खिला लो। हाँ, जब थोड़ा सा हल्की टीम आए या आप ऐसे हो कि आप सीरीज विन कर रहे हो, आपको हाथ में हो, फिर दूसरे को खिला लो। आपको एक्सपोजर देना है ना, तो आपका सोल पर्पस एक्सपोजर है। इस तरह तो नहीं है ना कि वो आएगा और आके 6 विकेट ले लेगा। हर कोई तो बॉलर ऐसा नहीं होता कि आके विकेट उड़ा दे वो, या बैट्समैन पहले मैच में आके सेंचुरी कर दे। तो आपको प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है। आप बैलेंस क्रिएट करो, ना कि आपने अगर घोड़े खिलाए तो सारे घोड़े खिला दिए और बकरे खिलाए तो सारे बकरे खिला दिए, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, उसमें हाँ आप सही कह रहे हो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का जो था उसमें तो इनके पास ये जस्टिफिकेशन थी कि जी आमिर और भाब रिटायर हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही है जो है, और अब इन्हीं को ही पॉलिश करना है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप इसको भी लेके गए हैं सोहेल खान को, फिर आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं है। फिर उसने आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो आप टीम के इंटर मैचेस, जो इंटर टीम मैचेस हुए, उसमें उसने मेरे ख्याल में एक मैच में 6 विकेट्स ली और कुछ बाकी ने कोई खास नहीं किया। तो आप उसको भी खिला सकते थे एज एन, लाइक ही वाज अ गुड ऑप्शन, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर, ही हैज बॉल्ड बिफोर इन इंग्लैंड एज वेल। 2016 में 5 विकेट्स ये मजे की बात है। इंग्लैंड में पहले खेल चुका एक बंदा, 5 विकेट्स पता है कंडीशन से क्या। 5 विकेट हॉल है और अच्छी बॉलिंग कराई, बैट वो भी मतलब ही इज नॉट अ मग विद अ बैट, ही कुड आल्सो वो खेल सकता है, वो भी आखिर में आके 20-30 में आपको बना के दे सकता है। तो उसको कंसिडर क्यों नहीं किया गया? मतलब एक अजीब सी पॉलिसीज है। फिर आपने कहा कि जी वहाब इज रेडी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट ओवर देयर एज वेल, तो फिर वहाब को T20 में भी तब तक वेट करना पड़ा जब आपका आमिर आपका जब तक आपके बिल्कुल क्या उससे वो है मोहब्बत, एंड तक जब तक वो बीमार, उसको इंजर्ड नहीं हुआ तब तक हम उसको नहीं लाए। और बाकी फिर शाहीन अगर इतना थक गया था, हर कोई कह रहा था कि रस्टी लग रहा है, तो उसको अपने तीनों मैच खिलाए, तीनों मैचेस खिलाए, बिल्कुल सही। असली मेरा ख्याल है इस पूरी टेस्ट सीरीज की जो हमें अब हम अगर समराइज करें तो जो अफसोस की बात है वो ये कि दूसरा तीसरा टेस्ट मैच तो ड्रॉ हुआ। वो पहले टेस्ट मैच के अंदर अगर हम लोग जीत जाते तो हम एक सीरीज विन के साथ आते बाहर, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री होती पाकिस्तान की। मुझे नहीं याद इससे पहले की सीरीज विन कब है। हमने जब मिसबा यूनुस के अंदर हमने ड्रॉ की थी सीरीज, जब हमने पुशअप्स लगाई थी ग्राउंड के अंदर। लास्ट हमने सीरीज 96 में जीती है। 96 मतलब तकरीबन कितने 24 साल हो गए तकरीबन, और ये मौका था एक जिसमें आप जीत सकते थे इस सीरीज को। तो अफसोस की बात यह है कि हमने ये मौका जो है वो गंवा दिया। खैर चले, कोई मसला नहीं है, अगर पॉजिटिवली ले तो अगली दफा जीत के आ जाए, खैर हो गई। जब तक मेरा ख्याल है जब तक अपनी गलतियों से आप सीखेंगे नहीं, जब तक जो है वो कहना चाहिए है कि आप जब आप लर्न नहीं करेंगे फिर आप इम्प्रूव कैसे करेंगे?
लर्न बंदा वो करता है जिसको पता हो कि मैं गलती कर रहा हूँ, जिसको सेंस ऑफ अवेयरनेस हो। बिल्कुल। यहाँ पे सेंस ऑफ अवेयरनेस है तो है नहीं, जो हमें लगता है, या जानबूझ के लाया नहीं जाता। तो ये सीन है। इसमें बस मैं खत्म इस बात पे करूंगा कि जब अजहर अली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठे पहले टेस्ट में, आई थिंक मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच के बाद थी ये बात, तो इस बात पे बड़ी बहस हुई, शादाब के इंक्लूजन वाली खिलाए और आपने शादाब से करवाई भी सिर्फ 12 ओवर्स, तो बेसिकली आपने उसको पूरे मैच में जब आप एज अ बॉलर यूज नहीं किया तो आप उसको एज अ बैट्समैन लेके गए थे। तो अजहर अली भाई एक बात पे बड़े कंसिस्टेंट थे और उनका कहना यह था कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए 7वीं नंबर पे या 6-7वें पोजीशन पे। बेसिकली हमारा इरादा यह है कि जब तक हमारे पास ऑलराउंडर नहीं होगा, जब तक मुझे लगता है हम टॉप टीम के साथ जो है ना कम्पीट नहीं कर सकते। तो मैं और हमजा इस पे बात कर रहे थे और मेरी इस पे बड़ी जो है बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता था अजहर अली से। तो मैंने जो है किया ये कि ट्विटर पे डीन जोन्स से वो ट्विटर पे एक्टिव थे, तो मैंने उनको मैसेज किया, ट्वीट करके मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर आप क्या सोचते हैं कि एक शादाब को जो खिलाया गया वो सही खिलाया गया या नहीं। तो डीन जोन्स ने रिप्लाई किया लकीली, और डीन जोन्स ने कहा कि टेस्ट टीम का जो ब्लूप्रिंट है वो ये है कि 6 बैट्समैन खेलते हैं और 4 बॉलर्स खेलते हैं और एक कीपर होता है। तो डीन जोन्स ने ये कहा, तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, स्पेशलिस्ट कीपर आपका खेलता है तो आप स्पेशलिस्ट को खिलाते हैं। एट द सेम टाइम मेरा ख्याल से हमें क्योंकि डीन जोन्स बेचारों का जो है वो कल ही जो है वो इंतकाल हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि मतलब बिल्कुल वो इस तरह के उनको मैंने ट्विटर पे देखा कि हमेशा जो है ना फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफी हम्बल और काफी जेंटल टाइप की जो है उनकी पर्सनैलिटी थी। तो अफसोस है मेरा ख्याल है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए आई थिंक काफी बड़ा लॉस है ये, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, सब हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानी उसके लिए बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि वो तब पाकिस्तान आए जब कोई नहीं आया। 2016 में आई थिंक ही वाज द फर्स्ट नॉन नेशनल कोच जो कि आते थे, ऑब्वियसली ही वाज अ नेशनल कोच तो आता था, बट ही केम इन 2016 व्हेन ही वाज विद इस्लामाबाद। उसके बाद जो उनकी जो दूसरी गेम्स है उनके लिए भी, so he deserves a lot of credit for what he did for Pakistan cricket, और इसके अलावा for world cricket, और उस सब के बाद he was a very very thorough gentleman, very good human being, very wonderful human being। तो बस बेशक बहुत कंट्रीब्यूशंस है सब कंटेंट को डीन जोन्स की, तो ये है। लेकिन मेरे वही बात है कि वहाँ पे जो इन बिल्ट लोगों के नेचर जो होती है वो तो होती है, लेकिन बहुत से सिस्टम भी डेवलप करते हैं चीज़ों को ना। तो वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो खुद भी अपना भला करते हैं, दूसरे को भी भले का सोचते हैं। हम ना अपना भला करते हैं, दूसरे को भले का सोचते हैं। तो सिस्टम का फर्क है। आप और मैं उसी सिस्टम में ताल्लुक है हमारा। हमें बहुत क्या बोले इस पे बात होगी, चाहे वो क्रिकेट हो कुछ भी हो, हम लोग को उस तरह अपब्रिंग नहीं, डेवलप नहीं किया जाता। वो रिफ्लेक्शन, डीन जोन्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, चाहे वो क्रिकेट हो या कुछ भी हो। तो ये है मेरा ख्याल है सिर्फ वो नहीं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। राशिद लतीफ का मैं सुन रहा था कल, तो राशिद लतीफ ने कहा कि वो पहले ऑस्ट्रेलियन थे जो नॉन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ घुलना मिलना जिन्होंने शुरू किया। तो आई थिंक हम सब डीन जोन्स की कमेंट्री को और उनके जो इनपुट था पीएसएल में उसको मिस करेंगे। ही इज इन अ बेटर प्लेस नाउ, तो बस हम क्या कह सकते हैं, अब अफसोस का वक्त है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। ठीक है साद हमजा, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड करेंगे हम T20 के ऊपर, फिर इंशाल्लाह बात होगी। ओके थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो चैनल को विजिट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और हम कंटिन्यू करेंगे क्रिकेट की जर्नी को। थैंक यू।